हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू डीसी लाइन सीए। मैं एडवोकेट एंड सीएस प्रतीक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको सॉरी बोलूंगा कि निगोशिएबल हम लोगों ने आधे से ज़्यादा कंप्लीट किया, अभी भी उसके कुछ प्रोविजन बचे हुए थे। पिछली बार आपको याद होगा यूट्यूब लाइव पे हम लोग थे, तो थोड़ा सा लाइट का इशू था जिसकी वजह से लाइट क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि जल्दी करेंगे, लेकिन उसके बाद बच्चों इतने सारे बैचेस स्टार्ट हो गए कि उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम निकाल पाना मुश्किल था। तो इस वजह से कोई टाइम नहीं निकल पा रहा था, तो मैं लाइव की क्लास को शेड्यूल नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे चिंता थी कि बेटा बस एक छोटी सी क्लास बची हुई है, उसको फटाफट से कंप्लीट करें, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ करवाना है आपके लिए। आगे जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कंपनी लॉ भी मुझे बहुत डिटेल में कराना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवानी है, भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तो मेरे को बस इस समय थोड़ा सा टाइम निकल करके आया, तो मुझे लगा यार सबसे पहले इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं और बच्चों को बाकी का जो बचा हुआ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको फटाफट से कंप्लीट करके आज का सेशन जो है वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास में टाइम फ्री है। और फिर फटाफट से बस 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन बाद सारी की सारी चीजें सब एज पर शेड्यूल हो जाएंगी, एज पर प्लान हो जाएंगी। उसके बाद से हम लोगों के पास में सफिशिएंट टाइम मिलने वाला है और फिर हम लोग मिलेंगे आपसे YouTube लाइव पे। और जैसा मेरा कमिटमेंट है आपको जो जो चीज़ें डिलीवर करने का, वो चीज़ें बिल्कुल डिलीवर करेंगे बच्चों। और बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी वीडियो भी प्लान कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले एग्जाम में। तो बच्चों बस तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं और टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज ही इसको हम लोग कंप्लीट भी करते हैं। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने चेक के बारे में समझा था, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझा था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझा था, बियरर इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझा था। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बोलता है बेटा? सेक्शन 11 बताता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड का मतलब क्या हुआ? जो इंस्ट्रूमेंट इंडियन है, जो इंस्ट्रूमेंट इंडियन है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, अगर उसको इंडिया में बनाया गया है, इंडिया में पेबल है, तो उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। देखो अब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक कोई भी हो, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, या तो इंडिया में बनाया गया है एंड मेड पेबल इन इंडिया, या इंडिया में पेबल होना। बेटा और लगा हुआ है यहां पर, यह बात याद रखना, इनमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर इसका मतलब वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, या किसी ऐसे पर्सन के नाम पर ड्रॉ किया गया है जो रेजिडेंट इन इंडिया है, उसको मान करके चला जाएगा कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज, देखो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, मीनिंग पूछी जा सकती है। मीनिंग और डेफिनेशन में फर्क होता है। डेफिनेशन को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डेफिनेशन आपको एग्जाम में एज पर एक्ट लिखनी होती है, जो एक्ट में लिखी गई है, वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा, इस वजह से मीनिंग दी गई है। मीनिंग को एक बार याद कर सकते हो। मीनिंग आसान तरीके से पॉइंट में मैंने डिवाइड किया है। देखो, एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज मेड और ड्रॉन इन इंडिया, या तो इंडिया में बना है, ठीक है, और साथ में यहां पर एंड लगा हुआ है, एंड आइदर पेबल इन इंडिया, या तो इंडिया में पेबल है, या ड्रॉन ऑन अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, या तो ऐसे पर्सन के नाम पे ड्रॉ किया गया है जो इंडियन है। तो बेटा ये भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन है, क्योंकि यहां पर और लगा हुआ है, यहां पर एंड लगा हुआ है, तो केवल इससे काम नहीं चलेगा, इसके साथ में इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी पूरी हो रही है तो उसको बोला जाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। मेरी बात समझ में आई ना? तो देखो, अ बिल ड्रॉन इन दिल्ली एंड पेबल इन मुंबई, ये क्या हुआ? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हुआ। दिल्ली में ड्रॉ किया गया है और पेबल भी कहां है? मुंबई में है। अब अ बिल ड्रॉन इन दिल्ली ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन कोलकाता, अब दिल्ली में ड्रॉ किया गया है और किसके नाम पे ड्रॉ किया गया? जो कोलकाता में रहता है। तो यहां पर भी देखो एक कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, अब चेक बनाया गया, चेक चेन्नई में ड्रॉ किया गया, एसबीआई, ठीक। अब चेन्नई पेबल इन इंडिया, और पेबल कहां पर है? चेन्नई में, तो उसको भी बोला जाएगा इनलैंड चेक। डन है। तो उसी तरीके से आता है आपका फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 12 आता है आपका फॉरेन इंस्ट्रूमेंट।
तो एक बार इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, एनी सच इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इसकी डेफिनेशन तो आसान है कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ना हो, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ना हो उसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब इसकी भी मीनिंग देख लेते हैं। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज आइदर, देखो यहां पर आइदर लिखा हुआ है, इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज आइदर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, भाई या तो इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ हो, या अब देखो यहां पर भी और लगा हुआ है, या मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, या इंडिया के बाहर पेबल है, या इंडिया के बाहर पेबल है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो देखो एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर मान लो कोई बिल है वो ड्रॉ किया गया लंदन में, पेबल है मुंबई में, पेबल है मुंबई में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको चूंकि बाहर इंडिया के बाहर ड्रॉ किया गया है तो उसको बोला जाएगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब देखो कोई बिल दिल्ली में ड्रॉ किया गया है लेकिन पेबल कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब कोई बिल ड्रॉ किया गया है लंदन में लेकिन पेबल कहां है, पेरिस में, तो इंडिया का तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों चीजें इंडिया के बाहर की हैं, तो फिर इसको बोलेंगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। डन है। अब देखो लाइबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉर ऑफ अ फॉरेन बिल। अब अगर फॉरेन बिल है तो फिर उसमें लाइबिलिटी कहां से अराइज होगी, ये देख लेते हैं। तो एज पर सेक्शन 134 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इन केस ऑफ अ फॉरेन बिल द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉर इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड। तो अब देखो अगर बिल, चेक या जो भी है वो अगर डिसऑनर हो गया तो जो ड्रॉर है उसकी लाइबिलिटी कैसे अराइज होगी, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहां पर तो दूसरा देश भी इन्वॉल्व हो रहा है, फॉरेन बिल हो रहा है, फॉरेन चेक हो रही है, फॉरेन प्रॉमिसरी नोट हो रहा है। तो बेटा जहां पर बनाया गया है, जहां पर बनाया गया है, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, और अगर इसके अगेंस्ट में दोनों पार्टीज के बीच में कुछ डिसाइडेड था तो फिर प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। तो चलिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। अब देखो बिल को लंदन में ड्रॉ किया एक्स ने वाई के नाम पर, ठीक है, एंड मेड पेबल इन दिल्ली। वो पेबल कहां था, पेबल दिल्ली में था। अब ये फॉरेन बिल हो गया क्योंकि इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ है, ठीक। अब अगर मान लो कि जो ड्रॉर था, तो ड्रॉर ने अगर किसी को इंडोर्स किया होगा, किसी को ट्रांसफर किया होगा, तो उसकी भी लाइबिलिटी अराइज होगी। तो उसकी लाइबिलिटी कैसे अराइज होगी बेटा, एज पर इंग्लिश लॉ। क्यों, क्योंकि वो ड्रॉ कहां पर किया गया था, इंग्लैंड में ड्रॉ किया था, तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग उसकी लाइबिलिटी होगी। लेकिन अगर वो डिसऑनर हुआ तो एक्सेप्टर अगर लाइबल हो रहा है तो एक्सेप्टर की लाइबिलिटी किसके अकॉर्डिंग होगी, एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी होगी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। एक्सेप्टर की लाइबिलिटी होगी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जहां पर बिल पेबल था, ठीक है। तो ये बेटा होता है इस तरीके से लाइबिलिटी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आता है इनकोएट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 20। अब सेक्शन 20 क्या बताता है, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इसको आप ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, आप इसको ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। अब देखो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, नाम मिसिंग है या अमाउंट मिसिंग है या डेट मिसिंग है, तो ये अगर कोई भी एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है इनकोएट या ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी पर्सन होल्डर है तो उसमें वो डिटेल्स फिल करके उसको कैश करा सकता है। जैसे ब्लैंक चेक देते हैं ना कि भाई कितना, जितना अमाउंट मन में आया उतना भर लेना, तो हमने केवल साइन करके दे दिया। अब सामने वाला खुद ही अपना नाम लिख लेगा, खुद ही अमाउंट डाल देगा, खुद ही उसमें डेट भी डाल देगा, या कोई भी मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया, डेट डाल दी, अमाउंट नहीं डाला, अमाउंट तुम डाल देना, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। देखो अब ब्लैंक बट स्टैम्प, अगर वो उसमें स्टैंप लगनी है, जैसे अगर प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसमें स्टैंप होनी चाहिए, तो प्रॉपर स्टैंप होना चाहिए, बस वो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होनी चाहिए। Instrument is called inchoate instrument when one person signs and delivers to another a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instrument, and either wholly blank, पूरा भी हो सकता है, or an incomplete negotiable instrument, he thereby gives prima facie authority to the holder thereof to make or complete। तो अब देखो अगर किसी ने भी साइन किया हुआ है
प्रॉपर स्टैंप लगाया हुआ है, लेकिन उसने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग है वहां पर इंस्ट्रूमेंट में, तो प्राइमा फेसी ये मान करके चला जाता है कि उसने होल्डर को ऑथराइज किया है कि होल्डर उसको अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकता है, या जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो होल्डर अपने अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट कर सकता है, एज द केस मे बी, अपॉन इट इज a negotiable instrument for any amount specified therein। अब देखो अमाउंट अगर मिसिंग है तो अमाउंट भी होल्डर अपने हिसाब से डाल सकता है, लेकिन जितना स्टैंप ड्यूटी पे किया गया है, जितना स्टैंप ड्यूटी पे किया गया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो स्टैंप एक्ट है, स्टैंप एक्ट कहता है कि भाई जितना भी अमाउंट है उसका 1% स्टैंप ड्यूटी होनी चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि स्टैंप ड्यूटी पे करी गई है 100 रुपए की, बिल जो है, बिल अभी इनकम्प्लीट है, बिल में कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं है, ठीक है। अमाउंट के लिए होल्डर को बोल दिया गया कि भाई तुम अपने हिसाब से अमाउंट डाल लेना। अब स्टैंप ड्यूटी 100 रुपए की पे करी गई है, और मान लेते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि मान लेते हैं कि स्टैंप एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई 1% की स्टैंप ड्यूटी लगनी है, तो उसने 100 रुपए का स्टैंप पेपर लगा दिया या स्टैंप ड्यूटी लगा दी, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना डाला जा सकता है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट डाला जा सकता है 10,000। 10,000 का 1% कितना हुआ? 100 रुपए हुआ। तो यानी कि उतना ही अमाउंट इसमें डाल सकते हैं जितने अमाउंट की स्टैंप ड्यूटी पेबल है। तो देखो, फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयरिन एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैंप। इससे ज्यादा का अमाउंट नहीं हो सकता, इससे कम का हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लायबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच ही साइंस द सेम to any holder in due course for such amount, provided that no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended by him to be paid thereon। अब देखो अगर मान लीजिए कि कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स है, हालांकि होल्डर इन ड्यू कोर्स को आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन तो भी मैं एक बात बता रहा हूँ। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, दो लोग होते हैं, एक होल्डर होता है और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, ठीक है। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ने अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट डाला है, ठीक है, तो वो उसके पास में राइट है कि वो बिल डिसऑनर होने के केस में ज़्यादा अमाउंट रिकवर कर सकता है, ज़्यादा अमाउंट रिकवर कर सकता है। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा कोई भी पार्टी उससे ज़्यादा का अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती जितना स्टैम्प ड्यूटी पे स्टैम्प पे दिया गया। रिवासन में स्टैम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंग अगर सपोज करिए कि उसने 12,000 रुपए का अमाउंट उसने उसमें मेंशन कर दिया, और स्टैम्प के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए का। तो यहाँ पर अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो 12,000 रुपए का अमाउंट रिकवर कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी पार्टी उससे ज़्यादा का अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती। डन है? तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे इसको और एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, if a person signs and delivers a blank or incomplete stamped negotiable instrument like a promissory note or bill of exchange to another person, he authorizes that person to fill in the details such as the amount, date or pay up to the value covered by the stamp। सेम वही चीज़ है जो मैंने बताया कि भाई जो भी होल्डर है वो उसमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकता है। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर ए साइंस एंड हैंड्स ओवर अ ब्लैंक स्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट टू मिस्टर बी एंड टेल्स हिम टू फिल ₹10,000 लेटर। उन्होंने बोला 10,000 रुपया बाद में उसमें भर दीजिएगा। द स्टैम्प वैल्यू कवर्स 10,000, मिस्टर बी हाउएवर फिल्स 15,000। अब मिस्टर बी ने क्या किया, उसमें 10,000 के बजाय 15,000 रुपए फिल कर दिए और उसको इंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को। अब मिस्टर सी क्या हो गए? मिस्टर सी हो गए होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैच्योरिटी डेट से पहले अगर किसी भी पर्सन को ट्रांसफर किया है तो वो क्या बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स ने गुड फेथ में आकर के उसको ले लिया। तो अब यहां पर बेटा ए की लायबिलिटी कितनी होगी? तो ए की लायबिलिटी जो सी के लिए होगी, ए की लायबिलिटी जो सी के लिए होगी यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए होगी, उसके लिए 15,000 की होगी, बिकॉज सी टुक इट इन गुड फेथ। गुड फेथ में लिया है। लेकिन अगर बी रिकवर करता है तो बी के लिए ए की लायबिलिटी कितनी होगी? तो बी भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स तो है नहीं, तो बी के लिए लायबिलिटी बेटा केवल और केवल 10,000 रुपए की होगी। केवल और केवल 10,000 रुपए की होगी। मेरी बात समझ में आई? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स ने अगर ज्यादा अमाउंट डाल भी दिया है
तो यहाँ पर जो भी ड्रॉर है उसकी लायबिलिटी ज्यादा अमाउंट की हो सकती है, बिल्कुल है। आगे देखो एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। अब एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, उसकी लैंग्वेज इस तरीके की है कि समझ में नहीं आ रहा कि इसको प्रॉमिसरी नोट की तरह से डील किया जाए या बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से डील किया जाए। तो यहां पर बेटा जो होल्डर होता है ना, उसके पास में राइट होता है कि वो चाहे तो उसको प्रॉमिसरी नोट की तरह से भी डील कर सकता है या बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से भी डील कर सकता है। तो देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट विच इन फॉर्म इज सच दैट it either be treated by the holder as a bill or as a note is an ambiguous instrument, where an instrument may be construed either as a promissory note or a bill of exchange. The holder may at his option treat it as a bill or a note and the instrument thereafter shall be treated accordingly. तो यहाँ पर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि होल्डर उसको जैसे चाहे वैसे उसको ट्रीट कर सकता है, और अगर उसने जिस तरीके से भी एक बार ट्रीट किया है तो फिर आगे वही उसी के ही प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। देख लो, इफ द लैंग्वेज और स्ट्रक्चर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अनक्लियर and it looks partly like a bill of exchange and partly like a promissory note, the holder can decide how to treat it. एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, उसने नोट में लिखा हुआ है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इनडेटेड टू बी इन ₹5,000 टू बी पेड टू सी। अब देखो यहां पर एक तरीके से वो प्रॉमिस भी कर रहा है कि वो भाई 5,000 रुपए देगा, लाइबिलिटी को भी वो एक्नॉलेज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो यहां पर इट लुक्स लाइक अ प्रॉमिसरी नोट, क्यों? क्योंकि प्रॉमिस टू पे हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से प्रॉमिसरी नोट भी है। दूसरा, बट सिंस इट इज इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज, अब 3 पार्टीज है यहां पर ए, बी और सी, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर है। प्रॉमिसरी नोट में तो 2 ही पार्टीज होती है ना, तो हेंस इट इज एम्बिगुअस एंड सी, अब सी कौन है? सी होल्डर है, तो सी उसको प्रॉमिसरी नोट की तरह से भी डील कर सकता है और बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह से भी डील कर सकता है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू पे टू एक्स 10,000 विच आई विल रीपे टू यू। अब देखो यहां पर भी ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आई रिक्वेस्ट यू टू पे टू एक्स 10,000 विच आई विल रीपे टू यू, तो यहां पर भी दोनों चीजें, यहां पर एक तो रिक्वेस्ट हो रही है, तो रिक्वेस्ट किस में करी जाती है? ऑर्डर किस में किया जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। अब प्रॉमिस टू रीपे भी हो रहा है, प्रॉमिस किस में किया जाता है? प्रॉमिसरी नोट में। तो बेटा यहां पर भी होल्डर के पास में ऑप्शन है कि जैसे चाहे उसको ट्रीट कर सकता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मीनिंग ऑफ निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? निगोशिएशन का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर करना। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। जो इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, उस इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना। तो देखो व्हेन एन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब नाम ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन तो होना ही होना है। व्हेन अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू मेक दैट पर्सन द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो होल्डर बन जाए, फिजिकल पोजीशन उसके पास में आ जाए, ओनरशिप उसके पास में चली जाए। द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी निगोशिएटेड, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप of a negotiable instrument from one person to another, giving the transferee the right to sue in his own name। ये चीज़ मैंने आपको पहली क्लास में ही बताई थी कि इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट लिखा है ना, उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करना। अब उस अमाउंट पे हक किसका है, राइट किसका है? जिसके नाम पर ट्रांसफर किया गया है। देखो अब 2 मेथड्स दिए हुए, 2 मोड दिए हुए यहाँ पर निगोशिएशन के। एक तो निगोशिएशन बाय डिलीवरी। निगोशिएशन बाय डिलीवरी का मतलब केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाना। तो डिलीवरी से कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम पे ही बताया था, बियरर, सॉरी बियरर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरा, निगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट का मतलब राइटिंग में, तो ये जो ऑर्डर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो, उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो इंडोर्समेंट और डिलीवरी, और यहाँ पर क्या है? केवल और केवल डिलीवरी। तो 2 तरीके से निगोशिएशन होता है। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो केवल डिलीवरी से काम चल जाएगा, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट भी होगा यानी राइटिंग में भी होगा और डिलीवरी भी होगी।
अब देखो निगोशिएशन बाय डिलीवरी, तो बेटा ये केवल और केवल बियरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर वो करता है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा तभी डिलीवरी से ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाते हैं, मेयर डिलीवरी। मेयर का मतलब ओनली बाय डिलीवरी। नो इंडोर्समेंट सिग्नेचर इज नीडेड, वहां पर लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ना ही साइन वगैरह होने की जरूरत है। देखिए, अ चेक इज मेड पे टू बियरर ₹5,000, इफ ए गिव इट टू बी बाय डिलीवरी, बी बिकम्स द होल्डर। अब सेल्फ चेक है, बियरर चेक है, कोई भी उसको जो भी होल्डर होगा वही उसका ओनर होगा, ठीक है। तो अब ए ने अगर बी को दी तो अब ओनरशिप तो बी के पास में ट्रांसफर हो गई, होल्डर कौन बन गया, बी बन गया। अब अगर बी ने सी को दी तो सी बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है, अगर उसने गुड फेथ में ली है। ठीक, अब देखो, तो ये केवल बेटा बियरर इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई होता है, फिजिकल डिलीवरी से ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, इंडोर्समेंट ऑप्शनल है, चाहो तो करो चाहो तो ना करो। अब देखो निगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, तो ये बेटा मैंने आपको बताया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। यहां पर आपको लिखना भी पड़ेगा, साइन भी करना पड़ेगा, चाहे आप बैक साइड पे कर दो या आप फेस पे कर दो। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था ना, चेक के पीछे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन उस साथ में लिखना, केवल लिख दिया तो केवल लिखने से ट्रांसफर नहीं होगा, ये दोनों चीजें थी, ये दोनों चीजें थी, यहां पर एंड था। तो इंडोर्समेंट के साथ में डिलीवरी होना जरूरी। अगर केवल इंडोर्समेंट किया है, डिलीवरी नहीं की, तो उससे बेटा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, दोनों चीजों का होना जरूरी है। देखो, अ चेक इज मेड पे टू राम और ऑर्डर 10,000, राम कैन ट्रांसफर इट टू श्याम बाय इंडोर्सिंग इट एंड डिलीवरिंग इट टू हिम, श्याम बिकम्स द होल्डर। डन है। डिलीवरी कितने तरीके की होती है, तो डिलीवरी तो बेटा मैंने आपको बताया कि डिलीवरी की फिजिकल डिलीवरी भी होती है। द मेकिंग एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों तरीके की हो सकती है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय द मेकर, ड्रॉर, इंडोर्सर एज अ केस में बी, विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप यहां पर भी है। तो मेन ट्रांसफर करने की इंटेंशन क्या होती है, मेन डिलीवरी करने की इंटेंशन क्या होती है, ओनरशिप को ट्रांसफर करना। केवल डिलीवरी से ही ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है डिलीवरी, क्योंकि भाई डिलीवरी के बिना ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी। तो देखो, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन इट इज डिलीवर्ड टू द ट्रांसफर। तो ट्रांसफर बेटा तभी माना जाएगा जब डिलीवरी होगी, विदाउट डिलीवरी देयर इज नो वैलिड ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। डिलीवरी से ही निगोशिएशन कंप्लीट होता है। निगोशिएशन इज नॉट कंप्लीट merely by endorsement or signing, it is completed only when the instrument is physically delivered. अब evidence to intention to transfer, delivery shows the intention of the transferor to pass property in the instrument। delivery से ही इंटेंशन का पता चलता है कि ओनरशिप को ट्रांसफर करने की इंटेंशन है या नहीं है, और अगर इंटेंशन नहीं है तो फिर डिलीवरी भी इफेक्टिव कभी भी नहीं होगी, इंटेंशन का होना जरूरी है। अब देखो, अगर डिलीवरी हुई है तभी जो है मेक्स द ट्रांसफरी होल्डर, तभी ट्रांसफरी होल्डर बनेगा। अगर डिलीवरी नहीं है तो फिर ट्रांसफरी कभी भी होल्डर नहीं बनेगा। देखिए, द पर्सन हु रिसीव्स द इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी बिकम्स द होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ टेकन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। डिफरेंट फॉर ऑर्डर एंड बियरर, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बियरर के लिए डिलीवरी केवल अकेले सफिशिएंट है, ऑर्डर के लिए इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी सफिशिएंट है। तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखो, अगर मान लो सेक्शन 57 बताता है कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी कर रहा है, यानी कि जिसने इंडोर्स किया, इंडोर्स करके उसने अपनी ड्रॉर में रख दिया, रात भर में उसकी डेथ हो गई, अगले दिन सुबह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या वैलिड है? नहीं बेटा, जो इंडोर्स कर रहा है वही उसको ट्रांसफर करेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंडोर्स नहीं कर सकता, सॉरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी नहीं कर सकता। डिलीवरी हमेशा कौन करेगा? जो इंडोर्स कर रहा है। देखो, जो इंडोर्सी होगा, इफ अ पर्सन इंडोर्सेस साइंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन बट ही डाइज बिफोर डिलीवरिंग इट, देन द endorsement remains incomplete. The legal representative of a deceased cannot complete the negotiation simply by delivering it. क्यों? डिलीवरी से ही इंटेंशन का पता चलता है ना। अब सामने वाले ने अगर डिलीवरी नहीं करी थी, केवल इंडोर्स किया था, तो हो सकता है उसका मन चेंज हो गया,
हो सकता है अब उसके दिमाग में आया हो कि भैया छोड़ो, नहीं नहीं देते, नहीं ओनरशिप ट्रांसफर करनी, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से बेटा अगर जिस पर्सन की डेथ हो गई, अब क्या पता उसकी क्या इंटेंशन, अगर जरूरी होता तो वो डिलीवरी भी कर देता। तो अगर उसने केवल इंडोर्स किया है, केवल इंडोर्स किया है और डिलीवरी से पहले उसकी डेथ हो गई, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको ट्रांसफर, उसको डिलीवरी नहीं कर सकता। तो देखो डिलीवरी मस्ट बी मेड बाय द पर्सन हु इंडोर्स इट, इफ ही डाइज बिफोर डूइंग सो द ट्रांसफर इज इनवैलिड। डन है। एग्जाम्पल आसान सा है, एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा। अभी इसी समय जैसे ये क्लास आपको मिलेगी ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अगर क्वेश्चन आता है ज़्यादातर तो इसी से ही आता है। सेक्शन 138, सेक्शन 138, अगर आपने किसी को भी चेक इशू किया है और वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर हो गया, आपने 1 लाख रुपए का चेक इशू किया, आपके अकाउंट में 99,999 रुपीज़ पड़े हुए, केवल 1 रुपये शॉर्ट है, तो भी वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। और अगर वो डिसऑनर हुआ ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, तो फिर बेटा वहां पर सेक्शन 138 लगेगा। और यहां पर जो पनिशमेंट के प्रोविजन है उसमें जेल जाने की भी प्रोविजन है, तो जेल भी जाना पड़ सकता है अगर जिसकी चेक डिसऑनर हुई है। तो देखते हैं सेक्शन 138 डील्स विद अ क्रिमिनल लायबिलिटी। मैंने बताया कि इंप्रिजनमेंट हो सकती है, जेल भी हो सकती है, इस वजह से क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होगी अगर चेक डिसऑनर हुई है इनसफिशिएंट फंड की वजह से। तो देखते हैं, तो कुछ चीजें जरूरी हैं, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉअर ने चेक इशू किया, ठीक है, अ चेक इज ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेनेंस बाय हिम फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लीगली इन्फोर्सिएबल डेट और लायबिलिटी। अब देखो जिस पर्सन ने चेक इशू किया है, यानी कि जो ड्रॉअर है, उसने किसी लीगल डेट को चुकाने के लिए वो चेक इशू किया, लीगल डेट को चुकाना जरूरी है। अगर सपोज करो कि किसी ने गिफ्ट में, जैसे मान लीजिए मैं अपने दोस्त की शादी में गया, अब जल्दी जल्दी में गिफ्ट लेना भूल गया, तो मैंने तुरंत के तुरंत अपने बैग से एक चेकबुक निकाली, चेकबुक से चेक काटी 5,000 की और उसको दे दी। अब देने के बाद मैं गिफ्ट भूल गया और अचानक से पता चला कि उसने चेक लगा दी और चेक डिसऑनर हो गई, तो क्या मेरा दोस्त मेरे ऊपर केस कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चेक मैंने गिफ्ट के तौर पे दी थी। 138 तभी एप्लीकेबल होगा जब वहां पर हम लीगल डेट को चुकाने के लिए, लीगल लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए चेक इशू कर रहे हैं। दूसरा प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। अब देखो जब आपने चेक, जो चेक की डेट लिखी हुई है उसके 3 महीने तक ये चेक वैलिड होती है। अगर आपके घर में चेकबुक होगी, आप एक बार देखना, उसमें नीचे लिखा रहता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली, केवल 3 महीने के लिए वैलिड है। अगर ये 3 महीने निकल गए, अगर ये 3 महीने निकल गए तो फिर चेक भले ही डिसऑनर हो जाए, आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो देखो विद इन द वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर। अब देखो डिसऑनर बाय बैंक। अब बैंक ने उसको इनसफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर किया, किसी और चीज की वजह से अगर डिसऑनर किया है तो मतलब नहीं बनता, यहां पर इनसफिशिएंट फंड रीजन होना चाहिए। नोटिस बाय पे। आप ऐसा नहीं कि चेक डिसऑनर हो गई और डिसऑनर होने के तुरंत बाद आपने क्या किया, केस फाइल कर दिया। नहीं बेटा, सामने वाले को बताना, जिसका अकाउंट है, जिसने चेक इशू किया था, उसको नोटिस देना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है कि भाई आपकी चेक डिसऑनर हो गई, और वो भी उसको जो नोटिस दिया जाएगा वो 30 दिनों के अंदर दिया जाएगा। जिस दिन बैंक से इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, जिस दिन बैंक से हमको इन्फॉर्म हुआ कि भाई ये वाली चेक डिसऑनर हो गई है, तो हम सामने वाले को 30 दिनों के अंदर नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद हम उसको 15 दिन का समय देते हैं। 30 दिन और 15 दिन याद रखना, 30 दिनों के अंदर नोटिस भेजा जाता है और 15 दिनों का टाइम दिया जाता है। अगर 15 दिनों के अंदर उसने पेमेंट नहीं करी तो हम उसके ऊपर सेक्शन 138 में सूट फाइल कर सकते हैं। देखो तो फेलियर टू पे विद इन 15 डेज, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद में कंप्लेंट आप फाइल करोगे। द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड बाय द पेई विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, यानी जब 15 दिन खत्म हो जाएंगे उसके 30 दिनों का टाइम है आपके पास में, 30 दिनों के अंदर आपको सूट फाइल करना होगा, ठीक है। अब देखो पनिशमेंट कितनी होती है, 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, और या जितने का चेक था उससे डबल अमाउंट, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, या दोनों भी हो सकते हैं, जेल भी जाना पड़ेगा और डबल अमाउंट भी देना पड़ेगा। डन है। अब देखो कब कब सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होता है,
कब कब अप्लाई नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर गिफ्ट वगैरह में दिया है तो फिर अप्लाई नहीं होगा। किसी लीगल इन्फोर्सिएबल डेट या किसी लीगल लाइबिलिटी को चुकाने के लिए वो चेक दिया हो, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी एक्सेप्शंस हैं जो आगे दिए हुए हैं, अगर वो लगते हैं तो फिर सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन से हैं देखो जैसे यहाँ पर देखो सेम वही है जैसे मैंने बताया कि अगर गिफ्ट वगैरह के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि वो डिपॉजिट करता है वो बाउंस हो जाती है तो वो लीगल डेट नहीं है, इस वजह से कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब अगर एक्सपायरी डेट के बाद यानी कि 3 महीने के बाद आप लगाते हैं तो भी अप्लाई नहीं होगा। जितना भी हम लोग पढ़ करके आए हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शंस थे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इनसफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर नहीं हुआ है, किसी और चीज़ की वजह से डिसऑनर हुआ है, जैसे सिग्नेचर मिसमैच हो गए, कोई भी ऑल्ट्रेशन सामने वाले ने कर दिया, अकाउंट क्लोज हो गया, स्टेल चेक थी, पुरानी चेक थी, स्टॉप पेमेंट लगा हुआ है, ड्यू टू डिस्प्यूट स्टॉप पेमेंट लगा हुआ है, तो फिर उस सिचुएशन में सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है, केवल यही रीज़न है, तो फिर वहाँ पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा। अब देखो ड्रॉर मेक्स पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ नोटिस, तो बेटा 15 दिनों के अंदर पेमेंट करनी होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो प्रेजम्पशन जो है ना वो होल्डर के फेवर में लिया जाएगा। प्रेजम्पशन होल्डर के फेवर में लिया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको गिफ्ट के तौर पे चेक दी, ठीक है, गिफ्ट के तौर पे चेक दिया, वो चेक डिसऑनर हो गई, आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, कोर्ट आपकी बात को सही मानेगी, कोर्ट ये अज्यूम करके चलेगी कि आप सही हो मैं गलत हूं। अब मेरे ऊपर बर्डन है प्रूफ करने का, मेरे ऊपर बर्डन है साबित करने का कि मैं कोर्ट में साबित करूंगा कि भाई ये चेक मैंने किसी लीगल डेट को चुकाने के लिए नहीं दिया था, ये चेक तो मैंने गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट हमेशा होल्डर के फेवर में प्रिज्यूम करके चलेगा। तो देखो व्हेन अ चेक इज इशूड एंड अ लेटर डिसऑनर्ड, द लॉ ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट द चेक वॉज इशूड फॉर पेमेंट ऑफ अ वैलिड डेट एंड द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द ड्रॉर, तो जो ड्रॉर है उसको साबित करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आता है प्रेजेंटमेंट। प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इसको प्रेजेंट करना। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब तक आप प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक वो एक्सेप्ट कैसे होगा? तो कई बार होता है पेमेंट के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। तो देखो प्रेजेंटमेंट मीन्स शोइंग और प्रेजेंटिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू द मेकर, ड्रॉई, एक्सेप्टर एज द केस में भी, जो भी है, आइदर एक्सेप्टेंस या तो एक्सेप्टेंस के लिए, साइट और पेमेंट, ठीक है, साइट और पेमेंट यानी कि उसको दिखाने के लिए या उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना जरूरी है। तो प्रेजेंटमेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, प्रॉपर पर्सन को होना चाहिए, कंसर्न पर्सन को होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए और प्रॉपर टाइम में होना चाहिए। आप एक बार मॉड्यूल से देख लेना, बस रूल्स मेन है कि जैसे अगर उसमें जो भी पर्सन है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रॉपर टाइम में होना चाहिए यानी बिजनेस आवर्स में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जहाँ पर जो ड्रॉर है या ड्रॉई है या जो भी है, जहाँ पर वो रहता है या जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो मॉड्यूल में दिए हुए हैं, वो एक बार मॉड्यूल में आप लोग देख लेना। अदरवाइज प्रेजेंटमेंट के रूल्स की मैंने एक क्लास प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो आप उससे भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसके बाद में दो चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ बेटर चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले और क्या अच्छा किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि PYQs वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लास में थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करी जाएगी। तो जब भी राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस होंगे, मैं पहले एक वीडियो शूट करूंगा जहां पर मैं आपको प्रॉपर डेट और प्रॉपर टाइम बताऊंगा कि इस दिन इतने बजे हम लोग मिलेंगे। तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पर आप मेरे साथ में एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना, तो वहाँ पर हम लोग वो करेंगे। साथ में मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि कंपनी लॉ को हम लोग डिटेल में करेंगे, तो कंपनी लॉ को भी हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इतना बेटा तब तक के लिए पूरा पोर्शन आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तभी करी जाती है जब हमारा एक बार सिलेबस का अच्छे से रिवीजन हो गया हो, ठीक है। तो चलो फिर बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं YouTube लाइव में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।